So let's start with questions of AC circuits. Example number 13.1. An alternating voltage is given by, तो आपको ऑलरेडी पता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्म क्या होता है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो हमको दिया है E इक्वल टू 6 साइन ऑफ 314t। फाइंड द पीक वैल्यू मतलब E0। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी है F। टाइम पीरियड एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट t इक्वल टू 2 milliseconds। एक्सट्रीमली सिंपल लेवल क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर फॉर्मूलाज। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास ईएमएफ का गिवन इक्वेशन है 6 साइन ऑफ 314t। और आपको पूछा है यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 पीक वैल्यू मतलब E0, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मतलब F लीनियर फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 टाइम पीरियड कैपिटल T, एंड नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब E का वैल्यू एट t इक्वल टू हाउ मच 2 milliseconds। 2 milliseconds। तो ये 4 पैरामीटर फाइंड करने हैं। ओनली वन फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड हियर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ EMF? E इक्वल टू E0 sin omega t। डन। So by comparing equation number 1 and equation number 2, what is E0? 6. So from equation number 1 and 2, you get E0 equal to 6. तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी चाहिए, कंपेयर करोगे तो ओमेगा क्या है 314। तो ओमेगा इज 314, बट ओमेगा होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ। ओमेगा इज 2 पाई एफ इक्वल टू 314। तो एफ इक्वल टू 314 बाई 2 पाई मतलब 157 बाई पाई। 157 बाई पाई, तो 157 बाई पाई कैलकुलेट कर लेंगे। 157 डिवाइडेड बाई 3.14, 50 हर्ट्ज। मतलब हमारा ये सप्लाई है, कितना सप्लाई होता है हमारे पास 50 हर्ट्ज का। तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ गया। गुड। फिर क्या पूछा है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब 1/50। 1/5 और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1। 1/5 इज 0.2 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.02 सेकेंड्स। ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड। लास्टली पूछा है व्हाट इज E एट t इक्वल टू 2 milliseconds। आपके पास E का इक्वेशन है, उसमें सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। डन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ E? 6 साइन ऑफ 314t। तो 6 साइन ऑफ 314 2 milliseconds, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो दिस इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 314 into 2 is 628। 628 into 10⁻³ is 0.628। बराबर सही है ना? अरे आपको E की वैल्यू फाइंड करना है 2 milliseconds। E का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी था, तो उसमें हमने सिर्फ t की वैल्यू 2 milliseconds डाल दिया। 2 into 10⁻3, 312 into 2 is 628 into 10⁻³ 0.628। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये रेडियन में है या फिर ये डिग्री में है। किसमें है ये? रेडियन में है। रेडियन में है, ठीक है। साइन ऑफ 0.628 ये रेडियन में अगर है तो आंसर क्या आता है देख लेते हैं। तो यू हैव टू फर्स्ट गो इनटू रेडियन। रेडियन 0.628 इसका क्या लेना है आपको साइन। कितना आ गया 0.5875 मल्टीप्लाइड बाय क्या था 6, मल्टीप्लाइड बाय क्या था 6, कितना आ गया 3.52। बराबर। अभी आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है समझेगा कैसे? पीक वैल्यू कितना है, यही तो किया ना 6 वोल्ट। तो जो आपके पास इंस्टेंटेनियस होगा वो पीक और 0 के बीच में आना चाहिए। तो बराबर है, कितना आया 3.52। तो करेक्ट है 3.52 वोल्ट।
Done. This is how you are supposed to solve this question. So next question. So as you can see, यहाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन दे आर वेरी सिंपल. सिर्फ आपको याद होना चाहिए बेसिक इक्वेशंस. ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड होता है कौन लैग होता है. अगर वो याद होगा तो क्वेश्चंस और भी इजी होंगे. एग्जाम्पल नंबर 13.2. An alternating voltage is given by E equal to 140 sine of 3142t is connected across a pure resistor of 50 ohm. Find the frequency of the source, the RMS current through the resistor. तो अगर आपको याद होगा रेजिस्टिव सर्किट में देयर इज नो लीड नो लैग. तो नो लीड नो लैग वाला केस है यहाँ पे. तो सबसे पहले गिवन में E इक्वल टू 140 साइन ऑफ 3142t, ये आ जाएगा आपके पास पीक वैल्यू E0 और ये होगा यहाँ पे ओमेगा. तो ये E0 है ये ओमेगा है. देन रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आपको 50 ओहम एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट टू पैरामीटर्स. नंबर 1 एक फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड नंबर 2 यू आर सपोज टू फाइंड आउट आरएमएस करंट आरएमएस करंट थ्रू द सर्किट. तो फ्रीक्वेंसी तो इजीली फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो पहला तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए. अभी यूज किया था E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. तो ओमेगा मिल जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके. ओमेगा मिल जाएगा. ओमेगा से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 2 पाई एफ. तो एफ इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई. देन और क्या फाइंड करना है IRMS. अब IRMS का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा इट इज पीक वैल्यू बाय √2. अगर आपको RMS ऑफ EMF पूछा होता तो E0 बाय √2. करंट का पूछा है तो I0 बाय √2. लेकिन I0 पता है कि हमको नहीं. बट व्हाट डू यू नो इज E0. तो याद है रजिस्टिव सर्किट में I0 वाज E0 बाय R. नहीं याद. हमने डिराइव कैसे किया था. हमने बोला था E इक्वल टू IR I इक्वल टू E बाय R E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T बाय R. इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको I0. ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है. तो आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है I0 क्या है E0 बाय R है. तो यहाँ पे I0 की जगह पे क्या लिखोगे E0 बाय R. तो E0 बाय R और साथ में कौन है √2. मिल गया आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट E0 बाय √2 R. राइट. देन अब सॉल्यूशन में सिर्फ काम है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का. तो पहला फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई. लेकिन कंपैरिजन से ओमेगा क्या मिल गया हमको 3142. बट ओमेगा इज इक्वल टू 3142. देयरफॉर फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 3142 अपॉन 2 पाई. अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग ये 3142 और 2 इंटू 3.142 है. मतलब ऊपर 3000 है नीचे 3 है. तो 1 जा एंड हाउ मच 1000 जा. वही हो गया ना. ऊपर 3000 नीचे 3 तो कितना आ गया 1000. व्हाट इज 1000 बाय 2 500. तो फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज. तो 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आंसर में देना चाहिए एंड दे हैव गिवन 500 हर्ट्ज. तो 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है. और क्या फाइंड करना है दूसरा IRMS. तो IRMS का फॉर्मूला भी हमारे पास है E0 बाय √2 R. E0 140 अपॉन √2 R कितना है 50. कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए देयर इज अ ट्रिक. 1 बाय √2 की वैल्यू तुमने sin 45 cos 45 में देखा ही है. पता है कितना था 0.7071. ऊपर कितना है 140 है नीचे कितना है 50 है. एक काम करो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो. उससे क्या होगा नीचे क्या बन जाएगा 100. तो 0.7071 इंटू ये कितना आ गया 280. नीचे कितना आ गया
100, ये सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करने के काम में आ जाएगा आपके। तो 280/100 मतलब 2.8, कितना? तो 0.7071 इंटू 2.8, तो ये जो आंसर आएगा आपका 2.8 इंटू 7, वट एवर इट इज, जो भी आएगा 2.8 इंटू 0.7071, 1.9798, तो 1.9798 मिल गया। क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? करंट, तो क्या आ गया? एम्पियर। तो IRMS ये आना चाहिए। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्चुअली अगर आपको ये अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो ज्यादा फास्ट होगा। अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे फाइंड करोगे? ये जो 140/√2 इंटू 50 था, इस स्टेप के आगे व्हाट इज √2? 1.414। मैंने 1.414 को सिर्फ 1.4 लिख लिया, वन जा एंड टू जा, तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। लेकिन अप्रोक्सीमेट है हमारा, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है 1.9798। तो अप्रोक्सीमेशन के साथ करोगे तो 2 एम्पियर डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि √2 इज 1.414, 1.414 को 1.4 लिख लो, 1.4 और ऊपर 140, तो 1 जा 100 जा 100/50 इज 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13.3, an inductor of inductance, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब L का वैल्यू दिया है 200 मिली हेनरी, MH मतलब मिली हेनरी, is connected to an AC source of peak EMF 210 वोल्ट। पीक नाम में बोला है, पीक मतलब ये E0 है। अगर नहीं बोला हो तो RMS होता है। अगर बोला होगा कि an inductor of inductance is connected to AC source of voltage 210, तो जब वोल्टेज के आगे पीक नहीं बोला है तो वो RMS है। यहाँ पे पीक बोला है तो ये कौन है? पीक वैल्यू है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द पीक करंट। पीक करंट मतलब I फाइंड करना है, I0 फाइंड करना है, पीक करंट फाइंड करना है आपको। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू? कौन सा सर्किट है ये? इंडक्टिव। कौन लीड करता है? EMF। कौन लैग करता है? करंट। बराबर, कितने से? π/2 से। अगर अगर करंट लीड कर रहा है और करंट पीक पे है, एक साइन वेव होता है, कॉस वेव होता है। करंट कौन होता है? साइन वेव। EMF कौन होता है? कॉस वेव। तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पे आएगा? π/2, साइन π/2, राइट। तो उस टाइम पे EMF में क्या होगा? π/2। व्हाट इज कॉस π/2? 0। तो सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर 0 ही है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे हु इज लीडिंग? EMF। हु इज लैगिंग? करंट। कितना? π/2 से। तो अगर करंट पीक है तो EMF 0 है, और अगर EMF पीक है तो करंट 0 है, क्योंकि एक साइन वेव है, एक कॉस वेव है। साइन जब मैक्सिमम होता है तो कॉस 0 होता है, साइन जब 0 होता है तो कॉस मैक्सिमम होता है। तो ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, 200 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.2 हेनरी, लेकिन 2 इंटू 10⁻1 लिखूंगा मैं इसको, हेनरी। इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक EMF। E0 की वैल्यू आ जाएगी 210 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 50 हर्ट्ज का। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 50 हर्ट्ज का। कैलकुलेट द पीक करंट, मतलब यू सपोज टू फाइंड आउट I0। You are supposed to find out the value of peak current, that is I0. Number 2, what is the instantaneous voltage? Instantaneous voltage मतलब E। कब? जब जब करंट की वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू एट I इक्वल टू I0। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्सट्रीमली सिंपल। हाउ डू यू फाइंड आउट I0? रजिस्टिव सर्किट में कैसे फाइंड किया था? रजिस्टिव सर्किट में I0 कैसे फाइंड किया था?
अभी तो किया ना, रजिस्टर सर्किट में क्या बोला आपने, आई जीरो क्या है, ए जीरो बाय आर। वो सर्किट कौन सा था, रजिस्टिव था। ये कौन सा है, इंडक्टिव है। इंडक्टिव में रेजिस्टेंस होता है क्या, तो कौन होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। भूल गए क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तुमको अगर ये नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आपको ये याद है हमने ई एल इक्वल टू आई एक्स एल लिखा था। तो आई क्या आएगा, ई एल अपॉन एक्स एल। तो करंट का पीक वैल्यू मतलब ईएमएफ का पीक वैल्यू अपॉन एक्स एल। गुड। तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस का ही फॉर्म होता है, रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर रिएक्टेंस होगा। इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, दोनों में से एक। ये मिल गया। दूसरा तो सॉल्व करना ही नहीं है हमको, दूसरा तो जीरो ही आएगा। तो दूसरा ठीक है, इट विल बी जीरो। देन सॉल्यूशन सिंपल। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सएल, व्हाट इज एक्सएल का फॉर्मूला। अरे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे फाइंड किया था, ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल। डन। तो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आई जीरो इक्वल टू ई जीरो अपॉन एक्स एल। तो आई जीरो इक्वल टू ई जीरो अपॉन 2 पाई एफ एल। ई जीरो की वैल्यू दी है आपको, कितना दिया है, 210 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी कितना बोला है, 50 हर्ट्ज। और ये कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻1। तो आई जीरो कितना आ गया, 210 अपॉन 2 × 50, 100 × 2, 200, 200 इंटू 10⁻⁻1, 20। तो नीचे आ गया 20 पाई, और ये 20 का जीरो और ऊपर का जीरो हो गया कैंसल। तो ये 21/2, 21/2 कितना होता है, 10.5। 21/2 10.5 होता है, और 1/पाई होता है 0.318। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डन। तो 10.5 इंटू 0.318, 10.5 इंटू 0.318, 3.339। तो 3.339 एम्पियर ये आना चाहिए पीक करंट आई जीरो। तो देख लेते हैं, यही है कि वैल्यू बराबर है 3.339, इनका 3.342 है, हमारा ज्यादा एक्यूरेट है, वी हैव यूज्ड कैलकुलेटर, तो करेक्ट है ये। तो 3.34, 3.339, ठीक है, गुड। ये मिल गया आपको पीक करंट। और नंबर 2 तो मैंने बता ही दिया है, जीरो। करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट साइन वेव होता है इंडक्टिव में। करंट क्या होता है, साइन वेव। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, पाई/2 पे। और उस टाइम पे ईएमएफ क्या होगा, जीरो। तो since current lags and EMF leads, since EMF leads current by how much, pi/2 radians. Therefore when I is maximum, then EMF is zero, क्योंकि EMF क्या आया था, E0 cos ओमेगा टी, और करंट क्या था, I0 sin ओमेगा टी। तो करंट पीक होना मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होना, मतलब ओमेगा टी पाई/2 होना, और ओमेगा टी पाई/2 यहाँ डालोगे तो cos पाई/2 हो जाएगा जीरो। तो ईएमएफ क्या है, जीरो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13.4। A capacitor of 2 microfarad is connected to an AC source of EMF 250 sine of 100 pi t. Write an equation for instantaneous current through the circuit and give reading of AC ammeter connected in the circuit. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटर के केस में कौन लीड करता है कौन लैग करता है। करंट लीड करता है और ईएमएफ। तो अगर ईएमएफ में साइन है तो करंट में कॉस आएगा। तो अभी वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन पैरामीटर में हमको दिया है कैपेसिटर का कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड का दिया है, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 फैरड। उसके बाद आपको ईएमएफ का वेव फॉर्म दिया है 250
साइन ऑफ 100 पाई टी, साइन ऑफ 100 पाई टी। देन एक काम करो, यहीं पे कंपेयर कर लो, ये आ जाएगा पीक वैल्यू 250, ओमेगा आ जाएगा 100 पाई। देन और आपको पूछा क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट आई। नंबर टू दे आर आस्किंग यू गिव रीडिंग ऑफ एसी एमीटर। तो ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हम दो टाइप के एवरेजेस को डिफाइन करेंगे। एक था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, वो हाफ साइकिल पे होता है। फिर मैंने आपको बोला कि आरएमएस क्यों लिया था हमने, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम ये था कि जो अगर एमीटर या वोल्टमीटर लगा दूं मैं, तो वो क्या देगा हमको, एवरेज। वो हमारे काम का नहीं है। तो एमीटर और वोल्टमीटर में एवरेज की जगह पे हमको क्या मेजर करना है, आरएमएस। तो हमको वोल्ट मीटर या एमीटर कौन सा रीडिंग देता है, फिर आरएमएस। तो फिर आपसे क्या पूछा है, आरएमएस। तो वोल्ट मीटर या एमीटर क्या मेजर करता है, आरएमएस। तो आपसे क्या पूछा है, आरएमएस। आपको पूछा है गिव रीडिंग ऑफ एसी एमीटर। अगर एसी वोल्ट मीटर पूछा होता तो ई आरएमएस, एसी एमीटर बोला है तो आई आरएमएस। तो क्या फाइंड करना है आपको, आई आरएमएस। क्लियर, बराबर ना। गिव द रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, एसी एमीटर विल मेजर आईआरएमएस। तो आईआरएमएस मेजर करेगा तो आईआरएमएस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली सिंपल। व्हाई, बिकॉज कैपेसिटेंस में कौन लीड करता है, करंट। अगर करंट लीड करता है तो आई इक्वल टू आई जीरो कॉस ओमेगा टी, मतलब आपको सिर्फ आई जीरो फाइंड करना है, डन। नंबर टू, चलो यहीं पे बोल देता हूँ, ये याद है आपको आई जीरो क्या था, याद है, ओमेगा सी इंटू ई जीरो। था क्या ऐसा, नहीं था, ऐसा ही था, ऐसा ही आता है। कैसे, ई जीरो बाय आई जीरो इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इसको डिवाइड बाय रूट टू करते हो, इसको डिवाइड बाय रूट टू करते हो, ये क्या आता है, और ये क्या आता है। फिर आप बोलते हो ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, किसका डायमेंशन है ये, रेजिस्टेंस का। तो 1/ओमेगा सी कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस। लेकिन सर्किट में रेजिस्टेंस था क्या, नहीं। तो इसको क्या बोलते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और डिनोट किससे करते हो, एक्स सी से। तो बराबर है ये। सिर्फ अगर ओमेगा एल, एक्सएल की बात अगर होती तो एक्सएल में इधर ई जीरो आता है, यहाँ पे ओमेगा एल आई जीरो आता है। उस केस में ई जीरो बाय आई जीरो क्या आता है, ओमेगा एल आता है। तो डिवाइड बाय रूट टू, डिवाइड बाय रूट टू। तो ओमेगा एल क्या होता है, ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो ये याद रखना, ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, आई जीरो इक्वल टू ओमेगा सी ई जीरो, और ई जीरो इक्वल टू ओमेगा एल आई जीरो। आई जीरो इक्वल टू ओमेगा सी ई जीरो, ई जीरो इक्वल टू ओमेगा एल आई जीरो। ये हो गया, तो फिर काम हो गया। क्यों, क्योंकि क्या चाहिए तुमको, आई आर एम एस। कैसे डिफाइन किया आई आर एम एस, आई जीरो बाय रूट टू, आई जीरो बाय रूट टू। तो आई जीरो बाय रूट टू, तो आई जीरो तो फाइंड करना ही है हमको, वो तो करने ही वाले हैं हम लोग फाइंड, राइट। क्यों क्यों फाइंड करना पड़ेगा, तुमको क्या चाहिए, आई का इक्वेशन, उसमें क्या लगने वाला है, हाँ तो वो तो करना ही है ना फाइंड, तो वो तो फाइंड करना पड़ेगा। देन so let us first find out what is I zero. I zero is omega c into A zero. What is omega? 100 pi. What is c? 2 into 10 raised to. What is E zero? 250. 250. Very good. देखो 250 into 2 500, 500 का 100 मतलब 10⁻², और 100 का 100 10⁻4, 10⁻⁻6 और 10⁻4 -2। 250 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो कितना आ गया था, 500। 100 निकाल लिया, और ये 100 का 100, 10⁻4 और 10⁻⁻6 तो -2, तो क्या बचा, 5 पाई into 10⁻²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14 into 5,
अरे व्हाट टाइम 157 15.7 तो कितना आएगा ये 15.7 इंटू 10⁻⁻2 तो कितना आएगा 0.157 एम्पियर। तो सही है, यही आंसर आना चाहिए, यही होगा 100% यही होगा। तो आंसर में है बराबर है 0.157 पीक वैल्यू बराबर है ये पीक वैल्यू मिल गई। हमको क्या चाहिए था आई आई नहीं आई आर एम एस तो निकालना ही है, पहले आई फाइंड कर लो। आई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी तो 0.157 कॉस ऑफ ओमेगा टी हो गया। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना तो कैसा लिखना साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी। सही है, दोनों सही है, करेक्ट। या तो कॉस लिख लो या तो साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी लिखो। प्लस लिख रहे हो ना तो करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड ही करता है इसमें। कौन सा सर्किट है ये, कैपेसिटिव। कौन लीड करता है, करंट। तो प्लस लिखा गया बराबर बीच में, यस तो सही है। व्हाट इज रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, ऑल गुड। तो ये करेक्ट है। अभी क्या फाइंड करना रह गया आपका, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस मतलब I0/√2। आई जीरो क्या है 0.157 अपॉन √2। √2 की वैल्यू डाल दो, या तो 1/√2 कितना होता है 0.7071। तो आपको मिल जाएगी आई आर एम एस वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.111 ऐसा आना चाहिए, देखते हैं 0.157 मल्टीप्लाइड बाय 0.7071 0.111 0.111 एम्पियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 13.5 13.4 था ना ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 13.5। अगेन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। 100 मिली हेनरी इंडक्टर, मतलब एल की वैल्यू दी है 100 मिली हेनरी, 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया है और 15 ओम का रजिस्टर दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 120 वोल्ट। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे कनेक्टेड टू 120 वोल्ट बोला है, ऐसा बोला है कि पीक वोल्टेज नहीं। तो जब पीक वोल्टेज बोला होता है तो पीक वोल्टेज नहीं बोला होता है तो आरएमएस। तो ये कौन है, आरएमएस। तो हमारे घर में सप्लाई आता है, बार बार बोलते हैं 230 वोल्ट, वो कौन सा होता है, आरएमएस होता है वो। एंड 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी है। कैलकुलेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, तो एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है और इम्पिडेंस हो जाता है जेड इक्वल टू आर। मैंने कल ही डिटेल में बताया था, जेड इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। बट एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो एक्सएल और एक्सी हो गया कैंसल, तो जेड इक्वल टू √r² मतलब जेड इक्वल टू आर। तो कैलकुलेट क्या करना है, दिया ही है 15 ओहम, राइट। तो एट रेजोनेंस बोला है, करंट एट रेजोनेंस वही E इक्वल टू आई जेड, आई इक्वल टू E/Z। ई दिया है आपको 120, जेड अभी फाइंड किया तुमने, यस। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR 1/2π√LC, ये तो कल ही देखा, कल ही हमने कंप्लीट किया था ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चाहे वो सीरीज रेजोनेंस हो चाहे वो पैरेलल हो, फ्रीक्वेंसी आता है सेम। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या है वो देख लो। इंडक्टर दिया है, इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। इंडक्टेंस है 100 मिली हेनरी, मैं इसको कन्वर्ट करने नहीं वाला हूँ क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ने वाली हमको इसको यूज करने की। देन ये है 25 माइक्रोफैरड, इसको भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। देन यू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम। then you have ERMS value, how much, 120 volt and frequency is 50 hertz। ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और आपको पूछा क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में डिफरेंस है। ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पूछा क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमको फाइंड करने के लिए बोले हैं 3 पैरामीटर्स। नंबर 1 जेड, लेकिन कब, एट एट रेजोनेंस। इंपेडेंस फाइंड करना है ना, इंपेडेंस मतलब जेड, लेकिन कब, एट एट रेजोनेंस। नंबर 2 क्या फाइंड करना है, करंट, बट कब, एट रेजोनेंस, आई एट रेजोनेंस।
मतलब बेसिकली आपको IRMS फाइंड करना है इन शॉर्ट। नंबर 3 क्या फाइंड करना है आपको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या? FR। तो कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई होंगे? एक्सट्रीमली सिंपल। सबसे पहला फॉर्मूला होगा इम्पिडेंस का, विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। लेकिन एट रेजोनेंस होता क्या है? एट रेजोनेंस XL इक्वल टू हो जाता है XC, एंड देयरफॉर Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब Z इक्वल टू आ गया R। ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला, डन। फॉर्मूला नंबर 2 क्या फाइंड करना है आपको? करंट, बराबर E इक्वल टू IZ। तो ERMS इक्वल टू IRMS इंटू Z। तो IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन Z। लेकिन Z क्या है हमारे पास? R है। तो Z क्या है? R है। तो ERMS अपॉन R। नंबर 3 क्या फाइंड करना है? FR तो पता ही है, 1/2 रूट ऑफ LC। तो करना पड़ेगा यूज इसको। 100 मिली मतलब 10⁻³ और ये 10⁻² है, तो 10⁻⁻1 माइक्रो -6 फैरेड। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमारे पास है। तो नंबर वन तो कुछ है ही नहीं, Z इक्वल टू R है, हो गया। कितना है? 15 ओहम, खत्म आंसर। नंबर 2 IRMS इज ERMS अपॉन Z क्या है? R है। ये कितना है? ERMS कितना दिया हुआ है? 120। 120/15, 15 8 जा होता है, तो कितना आ गया? 8 एम्पियर। 15 8 is 120। नंबर 3 मैंने यहाँ पे गलती से FC लिख दिया, ये होना चाहिए FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। FR इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ LC। तो 1/2 रूट ऑफ L, 10⁻⁻1 है ना L, -1 और इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, समथिंग, क्योंकि 10⁻⁻7 आ गया ना, तो ऑड पावर हो तो रूट डायरेक्टली होता नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 तो 1/2 तो ठीक है। 1/π कितना है? 0.318/2। 25 का रूट 5, अंडर रूट में क्या बचा? 10⁻⁻6। इसका रूट कितना आता है? 10⁻⁻3। और साथ में क्या बचा? 10⁻⁻1 का रूट। तो 10⁻⁻1 का रूट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये 10⁻⁻1 का रूट है। व्हाट इज 10⁻⁻1 का रूट? कैसे फाइंड करोगे? कैसे करोगे? आई एम नॉट आस्किंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैसे करोगे? अरे ये कितना है? 10 और ये 10⁻⁻3 मतलब 10 इसको मैं ऊपर जाके √10 लिख दूं क्या? व्हाट इज √10? 3 what? What is 9.85 का रूट? What is 3.14 का स्क्वायर? roughly 10, roughly 10 का स्क्वायर रूट 3.16। तो एक्चुअली होने ये वाला था, एक्चुअली होगा ये, अगर मैं ये स्टेप्स नहीं लिखता हूं। तो लुक, हम यहाँ पे थे, बराबर। तो ये क्या आ गया था? 1/2 25 का रूट कितना लिखा था तुमने? 5 इंटू 10⁻⁻3 और अंदर क्या रख दिया था? 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा, हाँ -3 है यहाँ पे, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? √10 अपॉन 2π इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3 बराबर √10 इज रफली पाई अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली पाई हो गया कैंसल। कितना आया? 10 और 10⁻⁻3 ऊपर गया तो कितना? +2, मतलब कितना? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रफली कितना आता है? 100 हर्ट्ज, रफली, हाँ, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट आंसर देखोगे 100.65। कितना?
100.65। तो ऐसा आपको खुद को सोचते रहना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल कर ले। तो सिंपल कर लो, हो गया 100.65। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, example 13.6, a coil of 0.01 Henry inductance and 1 ohm resistance is connected to 200 volt। वापस से पीक ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, तो ये ERMS वैल्यू है, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, और यहाँ पे कैपेसिटर है नहीं। तो जब इम्पिडेंस पूछा होगा तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आएगा, क्योंकि देयर इज नो कैपेसिटर, तो एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो होगा नहीं। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। टाइम लैग, नॉट फेज लैग। फेज लैग तो पता ही है ना, कौन सा सर्किट है ये, एलआर। याद है कि हमने एलसीआर के दो स्पेशल केसेस देखे थे। एक में हमने बोल दिया था कि अगर कैपेसिटेंस 0 है तो सर्किट इज एलआर। आर और आर में रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ में लीड लैग तो होता है नहीं। फिर आर को छोड़ के और कौन है सर्किट के अंदर, एल। तो ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव। तो कौन लीड करेगा, ईएमएफ। ईएमएफ लीड करेगा, बराबर। कितने से लीड करेगा, π/2 से। तो हमको फेज डिफरेंस तो पता ही है, हमको पूछा क्या है, टाइम डिफरेंस। क्या पूछा है, टाइम डिफरेंस। टाइम लैग मतलब टाइम डिफरेंस पूछा है, टाइम डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है उसको। तो अगेन वी विल स्टार्ट ऑफ विथ identifying the given parameters। L is 0.01 Henry, मतलब 10⁻⁻²। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 ओम। ERMS कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। एंड इम्पेडेंस पूछा है और टाइम लैग पूछा है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज इम्पेडेंस Z, और टाइम लैग को मैं डिनोट कर देता हूं डेल्टा टी से। तो अभी कोई तो एक नोटेशन यूज करना है, तो मैंने यूज कर लिया डेल्टा टी। अब इम्पेडेंस का फॉर्मूला होता है नॉर्मली, इम्पेडेंस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, लेकिन एक्सी तो यहाँ पे है नहीं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला। नंबर 2, डू यू रिमेंबर एंगल मतलब फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या आएगा, π/ओमेगा। तो ये आ जाएगा π/ओमेगा। तो टाइम लैग का भी फॉर्मूला बन गया, राइट। तो टाइम लैग का भी फॉर्मूला हमारे पास है, सिर्फ फाई फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला वहां पे फाई कितना है, π/2 है। हमेशा ऐसा नहीं होता है एलसीआर सर्किट में। tan फाई हमने फाइंड किया था इम्पेडेंस ट्राइंगल से, याद है क्या? याद है, हाँ हाँ, बताओ फिर बताओ tan फाई क्या था, बताओ क्या था tan फाई, इम्पेडेंस ट्राइंगल याद है तुमको? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगली बार भूलना मत। ये होता है ई आर, ये होता है ई एल माइनस ई सी, याद है। और ये कौन था, ई, ये कौन था, रिजल्टेंट ईएमएफ था। ये कौन था, ई आर था। ये कौन था, ई एल माइनस ई सी था। और ये हमारा था एंगल फाई, बराबर। जब रेजिस्टेंस भी नहीं हो, कैपेसिटेंस भी नहीं हो, तब जाके फाई की वैल्यू होती है π/2। वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में होता है। मैंने थ्योरी में 10 बार बताया था, प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। यहाँ पे प्योर इंडक्टर है, साथ में कौन है, रेजिस्टेंस है। तो ईएमएफ लीड तो करेगा, सही बात है, लेकिन π/2 से करेगा क्या, बोल नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन दिस। अब डिपेंड्स ऑन दिस मतलब ई क्या है पता है,
आई जेड है, ये पता है ये आई आर है, ये पता है ये था आई एक्स एल माइनस एक्स सी। तो मैंने बताया था कि कॉमन जो फैक्टर है उड़ा दो, कौन है कॉमन, आई। तो यहाँ क्या बच जाएगा, जेड। तो ये आ गया इम्पेडेंस। यहाँ पे इस आई को हटा दो, क्या बच गया, एक्सएल माइनस एक्ससी। यहाँ पे इसको निकाल दो, क्या बच गया, आर। तो इसको क्या हुआ था, इम्पेडेंस ट्राइंगल, क्या हुआ था इसको। तुमको याद है यहाँ से तुमने लिखा था tan फाइव अपोजिट साइड अपॉन एडजेंट साइड, एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। अब जिस सर्किट में एक्स सी है ही नहीं तो एक्सएल बाय आर, बराबर। हाँ तो ये याद होना चाहिए, दिस इज एक्स एल बाई आर का केस, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको फाई लगने वाला है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इम्पेडेंस ट्राइंगल से, एक्स एल बाई आर। एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी नहीं है तो, राइट। तो व्हाट इज फाई फ्रॉम हियर, tan इनवर्स ऑफ एक्स एल बाई आर। तो ये पहले फाइंड करोगे फिर वो मिलेगा। देन let us solve this simple, impedance z equal to अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, लेकिन एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। 2 इंटू पाई, एफ कितना दिया है 50, एल कितना है 10⁻²। वेरी गुड। 50 इंटू 2 100, 100 और 10⁻², कैंसल, तो कितना बचा, पाई 3.14 का स्क्वायर 9.85। तो एक्सएल आ गया पाई। तो z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, कितना है आर, कितना है आर, कितना है 1, 1 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ओके, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.85, रफली रफली बोल रहा हूं मैं, रफली रफली, एग्जैक्टली नहीं। 3.14 का स्क्वायर 9.85, इसमें क्या ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, इसका क्या लोगे, रूट लोगे, तो 3.29। तो कितना आएगा ये सब मिला के, 3.29 ओहम। ये आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं क्या है, 3.2972 करेक्ट है। ये आ गया, ये आ गया। अब क्या चाहिए तुमको, डेल्टा टी। डेल्टा टी के लिए पहले क्या चाहिए, फाई, फाई निकाल लो पहले। तो फाई क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर 1। एक्सएल कितना है पाई, तो tan इनवर्स ऑफ पाई, पाई की वैल्यू कितनी 3.14। तो tan इनवर्स ऑफ 3.14, तो tan इनवर्स ऑफ 3.14 पे ये 3.14 का tan इनवर्स निकाल लो। और रिमेंबर, अभी आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हो तो मेक श्योर यू आर इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, और एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन। तो मैं रेडियन में कैलकुलेट कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो क्या करना है मुझे, tan इनवर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, tan इनवर्स फाइंड करना है, किसका, 3.14 का। अभी इसमें tan इनवर्स फंक्शन है तो नहीं, नहीं है, तो ठीक है, मैंने जो कैलकुलेट करके रखा है वही लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आता है 72.35 डिग्रीज। तो दिस इज 72.35 डिग्रीज, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। 72.35 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में। क्यों ऐसा, तुमको क्या चाहिए, डेल्टा टी। तो फाई शुड बी इन एसआई सिस्टम, एसआई इज रेडियन। तो 72.35 इंटू पाई बाय 180, तो 72.35 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14, बराबर, सही है ना, 1.26 अपॉन आर, आर कितना है 1। नहीं, इधर ये फाइंड करना पड़ेगा ना, ये कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 1.26 रेडियन, रेडियन को डिनोट करते हो सी से। हमको क्या चाहिए, डेल्टा टी क्या है, वेरी गुड, ये कितना आ गया 1.26, और ओमेगा कितना है 2 पाई एफ। गुड। अगर आप ये ऐसा भी लिख देते
तो भी ठीक था, क्योंकि पाई बाय हो जाएगा कैंसल आउट। नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.26 अपॉन 2 इंटू एफ कितना है 100, क्योंकि एफ कितना है 50, 50 इंटू 2 100, तो क्या आ जाएगा 100 पाई। तो डेल्टा टी इक्वल टू रफली स्पीकिंग 1.26 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100, तो कितना 314। तो 1.26 अपॉन 314, 1.26 1.26 अपॉन 314, 0.004 सेकेंड्स, 0.004 सेकेंड। देखते हैं आंसर में क्या दिया है, 0.004 सेकेंड। डन।